प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति का चौथा भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी फ्रांस की क्रांति के विविध चरण व प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के बारे में एक भैया ने पूछा था, इसलिए यह टॉपिक दोबारा आपको पढ़ाया जा रहा है। इस टॉपिक को संक्षिप्त रूप में आपको पहले पढ़ाया जा चुका है पहले के वीडियो में, फिर भी दोबारा इसको अधिक ग्राह्य हो आपको, इस हेतु इसे पढ़ाया जा रहा है। इसको ध्यान से सुनिए और इसका नोट्स आपको भेजा जा चुका है। आप उसको अपनी फेर कापी में नोट कर लीजिएगा, तो परीक्षा के लिए अच्छा रहेगा और समझने के लिए भी अच्छा रहेगा। भाई बहनों, फ्रांस की क्रांति के विविध चरण, जैसा कि यहाँ हेडिंग में लिखा है, फ्रांस की क्रांति के विविध चरण। फ्रांसीसी क्रांति हम सभी जानते हैं कि 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को आरंभ होकर 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध से समाप्त हुई। वाटरलू के युद्ध में जो फ्रांस का तानाशाह शासक था नेपोलियन, उसकी मृत्यु होती है और उसी की मृत्यु से समाप्त होती है यह क्रांति। यह क्रांति ऐसे ही अचानक शुरू नहीं हुई और न ही अचानक समाप्त हुई केवल एक युद्ध मात्र से। यह क्रांति विविध चरणों से प्रारंभ होकर के और क्रांति के अंतिम सोपान को प्राप्त किया, जिसका विवरण निम्नलिखित है। प्रथम चरण में जो प्रथम चरण चला वो 1789 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक चला। यह चरण संवैधानिक क्रांति का काल था। इसमें जैसा कि आपको बताया गया है कि यह संवैधानिक राजतंत्र का चरण था। इस चरण में पेरिस की भीड़ ने बास्तील के किले पर नियंत्रण स्थापित किया। इस तरह संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के लिए क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया। इस चरण में सर्वप्रथम क्रांतिकारियों ने बास्तील के दुर्ग को नष्ट किया, जो निरंकुशता व अत्याचार का प्रतीक था। इसके बाद 4 अगस्त 1789 ईस्वी को एक राष्ट्रीय सभा जो राजा द्वारा बनाया गया था और राजा के सहयोग के लिए उस राष्ट्रीय सभा की एक बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फ्रांस का एक संविधान तैयार किया जाए। भाई बहनों, बीच में आपको बताना चाहेंगे, राष्ट्रीय सभा राजा के प्रशासन में सहयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब महंगाई बढ़ी देश में, फ्रांस में, और लुई 16वें ने अमेरिका की क्रांति में अपने सैनिकों को भेज दिया, तो उस समय और देश में आर्थिक व्यय अधिक हुआ, सेना पर व्यय किया गया। तो इसकी पूर्ति के लिए राजा ने अनेक कर लगाए और अनेक लोगों के एकाधिकार को भी समाप्त किया। तो राष्ट्रीय सभा का जो एकाधिकार था, जो राष्ट्रीय सभा के अधिकार थे, अर्थात कर न देना और अनेक प्रकार की सुविधाएं थी, उन सुविधाओं का जो है अंत कर दिया राजा ने और राष्ट्रीय सभा को अनिवार्य कर दिया कर देने के लिए, उसके अनेक सुविधाएं समाप्त कर दी। इसलिए राष्ट्रीय सभा अब जनता का सहयोग करने लगी। तो राष्ट्रीय सभा ने एक बैठक किया। इस बैठक में और निर्णय लिया गया कि फ्रांस का एक संविधान तैयार किया जाए, जो उस संविधान के अनुसार शासन चले, राजा के अनुसार शासन ना चले, क्योंकि राष्ट्रीय सभा राजा से नाराज हो गई थी। तो इसी क्रम में 1789 ईस्वी में ही एक सूक्ष्म संविधान तैयार करके 26 अगस्त 1789 ईस्वी को मानवाधिकार की घोषणा के साथ और संविधान का एक सूक्ष्म प्रारूप लागू किया गया देश में और मानवाधिकारों की घोषणा की गई। 10 मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी 26 अगस्त 1789 ईस्वी में। इसके बाद मानवाधिकारों का
एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, एक सीमा निर्धारित किया गया। इसके बाद चर्च पर नियंत्रण स्थापित किया गया, जो चर्च उस समय और निरंकुशता का एक प्रतीक था तो धार्मिक केंद्र, लेकिन निरंकुशता का एक प्रतीक था। अनेक प्रकार के टाइड जैसे कर वसूलता था, भोग विलास में सारे चर्च के अधिकारी और पादरी व्यस्त थे, तो चर्च पर भी नियंत्रण स्थापित किया गया और राष्ट्रीय सभा ने किया। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान 1791 ईस्वी को तैयार कर लिया, जिसे लुई 16वें ने उस समय स्वीकृति भी दी, यानी कि लुई 16वें ने उस समय स्वीकृति दी। अब इसके बाद जो अगला चरण आता है 1792 ईस्वी से 1794 ईस्वी का, इसे उग्रवाद का चरण कहते हैं। यह क्रांति का द्वितीय चरण था। इस क्रांति के चरण में राष्ट्रीय सभा भंग हो गई और लुई 16वें ने उसे भंग करके और अपने अनुसार शासन चलाना प्रारंभ किया। चूंकि अपनी शक्ति को जाते देख लुई 16वें ने इसे भंग कर दिया। यह सभा राजा के कार्यों में सहायता देने के दृष्टि से बनाई गई थी। जब राष्ट्रीय सभा भंग हुई तब 745 सदस्यीय एक व्यवस्थापिका इसके स्थान पर अस्तित्व में आई। चूंकि संविधान बन चुका था और 745 सदस्यीय विधायिका का एक निर्माण हो गया था संविधान के अंतर्गत, तो राष्ट्रीय सभा भंग हुई तो 745 सदस्यीय एक विधायिका अस्तित्व में आई और इसी विधायिका को डायरेक्टरी नाम दिया गया। डायरेक्टरी, इसी विधायिका ने आगे चल करके एक कार्यपालिका का रूप धारण किया और कार्यपालिका को ही एक डायरेक्टरी का नाम दिया गया, जिसे हम कार्यपालिका कहें या डायरेक्टरी कहें। तो आगे चल करके डायरेक्टरी भी अस्तित्व में आया, जो तृतीय चरण में था। तो अभी 745 सदस्यीय व्यवस्थापिका इस द्वितीय चरण में राष्ट्रीय सभा के स्थान पर अस्तित्व में आई। इस सभा के अध्यक्ष के दाहिने हाथ की तरफ बैठने वाले लोग दक्षिणापंथी कहलाते थे और बाएं हाथ की और दक्षिणापंथी लोग अनुदार और राजतंत्र के समर्थक थे, अर्थात राजतंत्र के समर्थक थे, अनुदार थे, उदारवादी नहीं थे। जबकि बाईं ओर बैठने वाले लोग वामपंथी कहलाए। यह समूह मूल परिवर्तनवादियों अर्थात रेडिकलों का एक समूह था जो उग्र और क्रांतिकारी था। वह दक्षिणापंथी का विरोधी था, राजतंत्र का विरोधी था, अनुदार नहीं था बल्कि उदारवादी था। लेकिन उदारवादी होते हुए भी अर्थात जनता के प्रति उदारवादी था और राजतंत्र के प्रति उग्रवादी था। इसको समझना होगा। ये जो उग्रवादी का विषय आया है, ये जनता के प्रति उदारवादी और राजतंत्र के प्रति उग्रवादी, क्योंकि राजा का विरोधी ये दल था वामपंथी, इसलिए राजा के प्रति उग्रवादी था। रेडिकल जो उग्रवादी और क्रांतिकारी थे, रेडिकल भी दो भागों में बटे थे। एक था जिरोंदिस्ट और दूसरा था जैकोबियन। इस चरण में वामपंथियों अर्थात उग्रवादियों का प्रभाव अधिक था, इसलिए इस द्वितीय चरण को उग्रवादी कहा गया। तृतीय चरण 1794 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक, यह उदारवादियों का चरण था। इस चरण में फ्रांस की डायरेक्टरी, जो मैंने बताया कि 745 और सदस्यीय विधायिका काम करने लगी संसद का, और उसी क्रम में और विधायिका के जो अधिकारी थे, जो संसद थे, वो उनमें से कुछ कार्य करने वाले जो लोग थे उनको मिला करके एक डायरेक्टरी का निर्माण किया गया और बीच में एक नेशनल कन्वेंशन, एक सभा हुई थी। उस नेशनल कन्वेंशन के आधार पर तृतीय चरण की क्रांति में एक डायरेक्टरी का अर्थात डायरेक्टरी में जो काम करने वाले लोग थे, जो 745 सदस्यीय एक व्यवस्थापिका थी, उसमें जो काम करने वाले लोग थे, तो वो नेशनल कन्वेंशन के आधार पर उसको बदल करके और उसका नाम डायरेक्टरी कर दिया गया। और डायरेक्टरी के अंतर्गत संविधान में एक कार्यपालिका का गठन किया गया। यह कार्यपालिका, इसे नेशनल कन्वेंशन सभा के आधार पर और डायरेक्टरी का निर्माण किया गया। वो कार्यपालिका का गठन किया गया संविधान के अंतर्गत, संविधान में, और संविधान में जो कार्यपालिका थी उसी को डायरेक्टरी से संबोधित किया गया। तो यह कार्यपालिका अर्थात डायरेक्टरी 5 सदस्यीय निदेशक मंडल पर आधारित थी, जिसका निर्माण डायरेक्टरी ने ही किया था। अर्थात डायरेक्टरी ने अपने कार्य को
और संपादित करने के लिए एक 5 सदस्यीय निदेशक मंडल तैयार किया और इस मंडल के सभी सदस्यों के अधिकार बराबर थे। प्रत्येक सदस्य बारी बारी से और 3 महीने के लिए अध्यक्ष बनते थे और प्रत्येक वर्ष एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता था। उसके बदले दूसरे सदस्य की नियुक्ति की जानी होती थी। इस प्रकार नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में 1795 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ। यह 1795 ईस्वी में पूर्ण रूप से शुरू होकर 1799 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसे नेपोलियन ने 1799 ईस्वी में भंग कर दिया क्योंकि डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित व कष्टकारी रहा। डायरेक्टरी के सदस्य व निदेशक मंडल अनुभवहीन व अयोग्य थे, जो सेनाओं पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर सके, युद्ध में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सके। इसलिए नेपोलियन ने डायरेक्टरी को भंग करके इस शासन का अंत कर दिया और फ्रांस के शासन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। चतुर्थ चरण, इसे नेपोलियन का युग कहते हैं। यह तानाशाही शासन का युग कहलाया। 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक यह चरण चला। यह चरण नेपोलियन के तानाशाही शासन का काल था। इसमें उसने अपनी फ्रांस की डायरेक्टरी को भंग कर दिया और अपने अनुसार फ्रांस का शासन चलाया। 1804 ईस्वी में उसने एक नागरिक संहिता सिविल कोड तैयार की, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इस कोड संहिता के आधार पर उसने फ्रांस में प्राचीन काल से चली आ रही जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। साथ ही कानून के समक्ष समानता की स्थापना की, जनता के संपत्ति और प्रशासनिक प्रभागों के अधिकार सुरक्षित कर दिए, सामंती प्रणाली को समाप्त कर दिया, किसानों द्वारा दिए जाने वाली भूदासत्व एक कर लिया जाता था। भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क कर को समाप्त कर दिया। शहरी क्षेत्रों में भी कारीगरों के श्रेणी संघ, अर्थात कारीगरों का एक श्रेणी संघ होता था, उसके आधार पर, और वो कर्मचारी अर्थात शहरी क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर थे वो काम करते थे और श्रेणी संघ का उन पर नियंत्रण होता था, तो श्रेणी संघ को भी समाप्त कर दिया। साथ ही परिवहन एवं संचार प्रणाली को दुरुस्त किया, सभी कानूनों को समाप्त कर दिया। फ्रांस में हर राज्य में अनेक प्रकार के कानून थे, हर जिले में एक प्रकार का कानून था और हर व्यक्ति अगर एक जिला पार करता था, एक राज्य पार करता था, तो वह किसी न किसी कानून का उल्लंघन करता था, जिसका परिणाम यह होता था कि उसे दंड स्वरूप अनेक प्रकार के और कर देने पड़ते थे। तो उसने एक सार्वभौमिक कानून की स्थापना की। सार्वभौमिक कानून अर्थात सबके लिए कानून, एक प्रकार एक समान कानून की स्थापना की, जिसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। इससे मानकीकृत भार और उपायों तथा सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हुआ। यद्यपि और नेपोलियन ने अच्छे कार्य किए, जनता की भलाई के लिए कार्य किए, परंतु उसके शासन को तानाशाही शासन कहा गया, लोकतांत्रिक शासन नहीं कहा गया, क्योंकि शासन में जो निर्णय होता था वह अकेले लेता था। उसने डायरेक्टरी को भंग किया और संविधान के आधार पर उसने और शासन नहीं चलाया, बल्कि उसने अपना एक संविधान तैयार किया। इस नाते से, जिसे नेपोलियन कोड कहा गया, इस नाते से उसे तानाशाह कहा गया। जबकि वह जो शासन चलाया वो जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए चलाया, फिर भी जनता की भागीदारी उसमें सुनिश्चित नहीं थी, इसलिए उसके शासन को लोकतांत्रिक शासन नहीं कहा गया। और 1815 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु होती है, तब फ्रांस को एक स्वतंत्र देश के रूप में माना गया, एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया और जाकर के फ्रांस का एकीकरण शुरू हुआ। फ्रांस में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना शुरू हुई। फ्रांस से ही प्रेरणा लेकर के संपूर्ण यूरोप में और इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और अनेक देशों का एकीकरण प्रारंभ हुआ। अनेक देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसलिए फ्रांस की क्रांति को यूरोप में क्रांति का जनक कहा जाता है, यूरोप में क्रांति की प्रेरणा कही जाती है। तो फ्रांस की क्रांति और मील का पत्थर साबित हुई क्रांति के क्षेत्र में, यूरोप में क्रांति के क्षेत्र में उसे मील का पत्थर कहा जाता है। अर्थात
वह एक रीढ़ थी, क्रांति का जनक थी, राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह का एक शुरुआत थी। इसलिए इस क्रांति को और यूरोप में क्रांति का जनक कहा जाता है, यूरोप में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो इस प्रकार से आज आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन किया। मुझे आशा है इसको आप नोट करेंगे और इसको अधिक प्रकार से आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।